हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एमिनेंस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अभी तक हीट ट्रांसफर कंडक्शन कोर्स में 12 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि किस तरीके से किसी इंसुलेशन मटेरियल को यूज करने से किसी बॉडी से कंडक्शन की रेट बढ़ाई या कम की जाती है। किस तरीके से इंसुलेशन मटेरियल किसी हीट ट्रांसफर रेट को अफेक्ट करता है और कौन-कौन सी वैल्यूज होती हैं जिनसे हम इंसुलेशन की प्रॉपर थिकनेस को कैलकुलेट करते हैं। उन सभी कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर अभी तक आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, उन वीडियोस की लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हाउ टू इंक्रीज हीट ट्रांसफर रेट। हमने अभी तक जितने भी लेक्चर्स कवर किए हैं उसमें देखा है कि हीट किस तरीके से एक सरफेस से दूसरे सरफेस में थ्रू कंडक्शन कैसे प्रोपेगेट हो रही है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आप चाहते हैं कि किसी मटेरियल से हीट का ट्रांसफर नहीं हो। दैट मीन्स आपके पास एक सॉलिड वॉल है और उस सॉलिड वॉल के लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास कोई मटेरियल है जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और राइट हैंड साइड ओपन एटमॉस्फेयर सरफेस है जिसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। आपका मोटिव है कि 100 डिग्री सेल्सियस की हीट का टेम्परेचर बाहर वाले हीट से इंटरेक्ट ना हो और अंदर वाली मटेरियल का टेम्परेचर 100 ही बना रहे। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? तो आपके मन में सबसे पहले बात यही आती है कि हम इसमें इंसुलेशन मटेरियल का यूज करें। इंसुलेशन मटेरियल के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी के की वैल्यू बहुत कम होती है। के यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि इंसुलेशन मटेरियल को सिलेक्ट करने में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है थर्मल कंडक्टिविटी का। यानी कि लो से लो वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का मटेरियल अगर आप इसके आउटर सरफेस पर लगा दें तो हीट का ट्रांसफर थ्रू इनसाइड टू आउटसाइड डिक्रीज हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आती है। यहाँ पर और भी पैरामीटर्स होते हैं जिनको कंसीडर किया जाता है, जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर। ये जो थर्मल इंसुलेशन मटेरियल होता है ये बहुत कॉस्टली होता है, तो इकोनॉमिक फैक्टर भी इसमें एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है सिलेक्शन में। देखिए, सबसे पहले हम केस लेके चलेंगे प्लेन वॉल का। मैंने आपको हीट कंडक्शन 3 बॉडीज के लिए बताया है, प्लेन वॉल, सिलेंड्रिकल सिस्टम एंड स्फेरिकल सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन वॉल की। आप यहाँ पर कंसीडर कीजिए आपके पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, ओके, और बाहर का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस आउटर सरफेस के एटमॉस्फेयर का। यहां से कुछ हीट का लॉस हो रहा है, हीट का लॉस हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है 100 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ये आपका है केस 1। केस 1 के अकॉर्डिंग आपने चाहा कि जो आपकी हीट लॉस हो रहा है इस वैल्यू को आप डिक्रीज करना चाहते हैं। यानी कि आप इस वैल्यू को कम कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपने जब अपने पहली वैल्यू को कंसीडर किया तो आपकी वैल्यू फाइंड आउट होके आई HA डेल्टा T। ठीक है, यहां पर H है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ आउटर मीडियम, यानी कि एयर हो सकती है, कोई वाटर हो सकता है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है जिसका टेम्परेचर 25 है और वो वहां प्रेजेंट है। एरिया, यहाँ पर सॉलिड बॉडी का जो एरिया है और टेम्परेचर डिफरेंस जो कि 100 माइनस 25 है। तब आपने इस आउटर बॉडी के बाहर एक थर्मल इंसुलेशन मटेरियल को लगा दिया और उस थर्मल इंसुलेशन मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी थी के, जिसको मैंने लिख दिया के इंसुलेशन, और इसकी थिकनेस थी x। एरिया इसका भी सेम था
जितना इसका आउटर सरफेस एरिया था। तब इस केस में यहाँ पर जो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा और आउटर का 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो जो हीट यहां से बाहर जाएगी यानी Q2 वो कम होगी Q1 से, क्योंकि हमने इसके आउटर सरफेस पे एक इंसुलेशन मटेरियल की थिकनेस लगा दी है। तो आप इस Q2 को कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस Q2 को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास डेल्टा T की वैल्यू है और इसके बाद इस थर्मल रेजिस्टेंस, ये जो इंसुलेशन मटेरियल हमने यूज किया है इसका कुछ थर्मल रेजिस्टेंस होगा जिसको कैलकुलेट करना हमने सीखा है, x डिवाइड बाय KA प्लस, अभी बाहर का जो हीट लॉस हो रहा है वो तो होगा कन्वेक्शन के थ्रू, तो उस कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस होगा 1/HA। तो देखिए जब हमने एक और रेजिस्टेंस को अप्लाई कर दिया तो इस रेजिस्टेंस की वजह से जो भी वैल्यू का डिक्रीमेंट होगा वो Q1 से कम हो जाएगी, यानी कि हमारा जो डिजायर वैल्यू था कि हीट का कंडक्शन होना रोका जाए वो इस केस में पॉसिबल होगा। तो यहां से आप देखिए कि K की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही Q2 की वैल्यू कम हो जाएगी। If K2 is less, then Q2 will also be decrease। तो यहां से आपको पता चलेगा कि आप जितनी लो थर्मल कंडक्टिविटी का मटेरियल यूज करेंगे आपका हीट लॉस उतना ही कम होगा। चलिए जानते हैं इसको एक ग्राफ से। देखिए सबसे पहले आपके पास कोई हीट थी जिसकी वैल्यू थी Q1 जो विदाउट इंसुलेशन थी, और इस विदाउट इंसुलेशन में आपने कुछ थर्मल कंडक्टिविटी की थिकनेस का मटेरियल यूज किया। तो जिस तरीके से आप थर्मल कंडक्टिविटी की थिकनेस को बढ़ाते जाएंगे हीट ट्रांसफर की वैल्यू कम होती जाएगी, यानी कि अगर आप थिकनेस की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे Q की वैल्यू कम होती जाएगी, यानी कि X की वैल्यू बढ़ेगी तब उस केस में Q की वैल्यू कम हो जाएगी, हीट लॉस। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको दो टर्म हमेशा याद रखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। अगर हीट लॉस हो रहा है तो उसको हमें कम से कम चाहिए, बट हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट वन पॉइंट टू अदर पॉइंट हो रहा है, मीन्स आपका डिजायर वैल्यू क्या है? आप एक सॉलिड बॉडी में चाहते हैं कि जो टेम्परेचर है वो वन टू अदर एंड हो, बट आप ये भी चाहते हैं कि इसका हीट लॉस इन सरफेस से नहीं होना चाहिए। तब उस केस में आप क्या करेंगे? अपने इंसुलेशन मटेरियल को इसके आउटर पार्ट में लगाएंगे और इस आउटर पार्ट लगाने से इसकी जो हीट होगी वो इन एरिया से नहीं जाएगी और आपका हीट ट्रांसफर वन टू अनदर बढ़ जाएगा। ये समझे आप? चलिए अब देखते हैं सिलेंडर और स्पेयर का केस। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको दो स्पेयर्स बना के दिखाए, आप इनको एक सिलेंड्रिकल बॉडी भी कंसीडर करके चल सकते हैं और स्पेयर भी कंसीडर करके चल सकते हैं। स्पेयर और सिलेंड्रिकल का केस प्लेन वॉल से केस से कैसे डिफरेंस है मैं उसको आपको बताता हूँ। प्लेन वॉल के केस में आपने देखा कि किसी सॉलिड बॉडी के चारों तरफ अगर आपने किसी इंसुलेशन मटेरियल का यूज किया तो वहां से हीट ट्रांसफर रेट कम होना शुरू हो गया और वो कंटिन्यूसली होता रहा। जितना आप इंसुलेशन मटेरियल बढ़ाते जाएंगे हीट ट्रांसफर रेट आउटर सरफेस पर कम होती जाएगी। लेकिन सिलेंडर और स्पेयर के केस में वो अलग होता है। कैसे होता है उसको देखिए। लेट सपोज आपका इनसाइड सिलेंडर है जिसकी रेडियस है R1 और टेम्परेचर है T1। स्टार्टिंग में ये यही था
केस 1 में ये विदाउट इंसुलेशन था, बट आपने आफ्टर सम टाइम इसमें एक इंसुलेशन मटेरियल का यूज किया, के इंसुलेशन, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी थी के। तब उस केस में आउटर सरफेस से कितनी हीट ट्रांसफर होगी उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसका नाम होता है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। चलिए जानते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, सबसे पहले जब आपके पास एक नॉर्मल बॉडी थी स्फीयर की या सिलेंडर की, तब उस केस में जो हीट ट्रांसफर हो रहा था थ्रू कन्वेक्शन हो रहा था। ओके, थ्रू कन्वेक्शन पहले केस में हो रहा था विदाउट इंसुलेशन। और क्यू कन्वेक्शन का फॉर्मूला क्या था, एच ए डेल्टा टी। बाहर का टेम्परेचर है टी इनफाइनाइट इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस लेट सपोज, और इनसाइड का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। अब इस केस में क्या है, ए का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 4 पाई r1 स्क्वायर स्फीयर के केस में, और सिलेंडर के केस में क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 2 पाई r1 l। देखिए, अब आपको इस हीट को कम करना था, तो आपने क्या किया कि इंसुलेशन मटेरियल का यूज किया। अब इस मटेरियल को यूज करने के बाद हुआ क्या कि ये कंडक्शन रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। एक कंडक्शन रेजिस्टेंस इसमें इनपुट हो गया, जिसे हम बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन, और रेजिस्टेंस ऑफ कन्वेक्शन तो बाहर है ही। अब इस रेजिस्टेंस ऑफ कन्वेक्शन की वजह से आप देखिए, जितना ज्यादा आप मटेरियल इसमें यूज करते जाएंगे, होगा क्या, यहां पर दो पॉसिबिलिटीज जनरेट होंगी जब आप किसी एक इंसुलेशन मटेरियल को स्फेरिकल बॉडी या सिलेंड्रिकल बॉडी के आउटर सरफेस पे यूज करेंगे। देखिए, सबसे पहले रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्शन, जिसे मैंने रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन भी बोला है यहाँ पे, उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ने लग जाएगी। और दूसरी पॉसिबिलिटी होगी कि जब हम अपना थर्मल इंसुलेशन मटेरियल ज्यादा यूज करेंगे, उस केस में रेजिस्टेंस ऑफ कन्वेक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, और इस रेजिस्टेंस ऑफ कन्वेक्शन की वैल्यू कम होने से हीट लॉस बढ़ जाएगा। यानी कि देखा आपने, एक थर्मल इंसुलेशन मटेरियल को यूज करने से दो पॉसिबिलिटीज एक साथ हो रही है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्शन तो बढ़ रहा है जो आपके फेवर में है, लेकिन साथ ही साथ रेजिस्टेंस ऑफ कन्वेक्शन कम भी हो रहा है, जिसकी वजह से क्यू हीट लॉस बढ़ रहा है। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट ट्रांसफर ज्यादा ही होगा ना। तो उस केस में हम लोग किस तरीके से एक ऑप्टिमम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, उस ऑप्टिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के मेथड को बोला जाता है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। यानी कि एक ऐसी वैल्यू जो आपके केस में ऑप्टिमम वैल्यू दे, आपके सभी पैरामीटर्स को वो सेटिस्फाई करे। चलिए जानते हैं क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन को फाइंड आउट कैसे किया जाता है। चलिए देखते हैं सबसे पहले सॉलिड सिलेंडर का केस। दोस्तों, क्रिटिकल रेडियस इंसुलेशन का कॉन्सेप्ट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल गेट एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पे या तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन या 1 मार्क का एक क्वेश्चन 100% आता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए कि किस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को अपने न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करेंगे, ताकि आप वहां कोई भी मिस्टेक ना करें। तो बस आप मेरे साथ इस वीडियो को देखिए और समझिए इस कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सॉलिड सिलेंडर का केस, कि जिसमें आप क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर मैंने एक दो बॉडी बना के दिखाई है सिलेंडर की। एक बॉडी है विदाउट इंसुलेशन, जिसकी रेडियस है r1, जो रेड कलर के मार्क से बताया है। उसमें कुछ थर्मल इंसुलेशन मटेरियल का यूज किया है, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K,
और आउटर सरफेस का टेम्परेचर है टी इनफाइनाइट जो कि है एटमॉस्फेयर का, और वहां की हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है H। तब यहाँ दो रेजिस्टेंस जनरेट होंगे, एक होगा इंसुलेशन रेजिस्टेंस, एक होगा कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। तब इस केस में आपकी हीट ट्रांसफर रेट क्या होगी, T1 माइनस टी इनफाइनाइट, यहां मैंने कंसीडर करा है T1 इज ग्रेटर देन टी इनफाइनाइट, डिवाइड रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन प्लस रेजिस्टेंस ऑफ कन्वेक्शन। यानी कि आप इन दो रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लीजिए, T1 माइनस टी इनफाइनाइट डिवाइड Ln R, मैंने यहाँ पे क्रिटिकल रेडियस को RCR से डिनोट किया है, तो आप यहां लिखिए RCR डिवाइड R1 और पूरे में डिवाइड दीजिए इसका 2 पाई के एल, और दूसरा रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन H 2 पाई RCR L। अब आप यह बोलेंगे कि H के संग मैंने ये वाला वैल्यू क्यों लिया है, तब आप यहां देखिए कन्वेक्शन के लिए हम किस एरिया को कंसीडर करते हैं, जो सबसे बाहर होता है, क्योंकि कन्वेक्शन जहां एरिया से पॉसिबल है उस एरिया को हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर कन्वेक्शन आउटर सरफेस से हो रहा है और आउटर सरफेस की रेडियस है RCR, तब यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई RCR L, उसी को यहाँ पे यूज किया है 1 अपॉन HA की वैल्यू में, और इस वैल्यू को आप सिंगल सिलेंडर सिस्टम में जाकर देख सकते हैं कि वहां पर एक सिलेंडर की वजह से क्या थर्मल रेजिस्टेंस होता है। उस वीडियो की लिंक मैंने आई बटन में दे दी है। चलिए अब इस RCR की वैल्यू को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि वो ऑप्टिमम वैल्यू जिस पर Q मिनिमम हो, जिस पर Q मिनिमम हो या फिर हीट ट्रांसफर रेट मैक्सिमम हो और हीट लॉस मिनिमम हो, एट व्हाट RCR हीट लॉस मिनिमम हो और हीट ट्रांसफर रेट मैक्सिमम हो। इन दोनों का मतलब एक ही है, अगर आपका लॉस कम होगा तो हीट ट्रांसफर रेट ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ही होगा। तब उस केस में देखिए ये आपका टोटल रेजिस्टेंस है, इस टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप लिखिए, ये आपका टोटल रेजिस्टेंस है Ln RCR डिवाइड R1 2 पाई के एल प्लस 1 अपॉन H 2 पाई RCR L, और इस टोटल रेजिस्टेंस को अगर आप मिनिमम कर दें तो आपकी हीट ट्रांसफर रेट मैक्सिमम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो चलिए इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू RCR, ओके, और उसको 0 कर देंगे इक्वल टू के, तो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसकी, RCR की। तो चलिए इसको हम यूज करते हैं। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे Ln के अंदर जो भी फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएट होता है 1 अपॉन RCR डिवाइड बाय R1, और जब RCR का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन R1 रिमेनिंग बचेगा, और पूरे के डिवाइड है 2 पाई के एल प्लस, जब यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे RCR का तो 1 अपॉन H 2 पाई L तो एज इट इज, और 1 अपॉन RCR का होगा 1 अपॉन RCR का स्क्वायर इक्वल टू 0। इस R1 से ये R1 की वैल्यू कैंसिल, और यहां से आपको RCR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि निकल कर आएगी
K डिवाइड बाय H फॉर सिलेंड्रिकल केस। तो जाना आपने कि किस तरीके से हम अपने एक ऑप्टिमम वैल्यू तक पहुंचे जो हम हीट ट्रांसफर को बढ़ाने में या हीट लॉस को घटाने में कर सकते हैं। तो जब इससे कोई वैल्यू फाइंड आउट होके आती है, उससे हम कौन कौन से ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं, हम उसको जानते हैं। यहां पर दो ऑब्जर्वेशंस निकल कर आए हैं जिनको हम जानते हैं। चलिए देखते हैं पहला ऑब्जर्वेशन, जो कि है इफ आउटर रेडियस इज लेस देन द वैल्यू गिवन बाय आरसीआर इक्वेशन then the heat transfer will be increased by adding more insulation। यानी कि ये बोल रहा है कि आपके आउटर रेडियस है जिसकी वैल्यू है R2, आपके एक सिस्टम है जिसमें आपने इंसुलेशन मटेरियल यूज नहीं किया अभी तक, तो वहां की रेडियस की वैल्यू है R2। और अगर R2 की वैल्यू इस RCR की वैल्यू जो आप कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू से कम है, इफ R2 is less than RCR, तब उस केस में अगर आप अपना थर्मल इंसुलेशन मटेरियल यूज करेंगे तो हीट ट्रांसफर रेट बढ़ेगा और हीट लॉस कम होगा। इतनी सी बात आप समझे। यानी कि आपके पास एक सिस्टम है जिसकी आउटर रेडियस की वैल्यू है R2 और R2 को आप सपोज कर लीजिए लेट R2 की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब RCR की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी K/H फॉर्मूले से, और इस K/H फॉर्मूले से RCR की वैल्यू फाइंड आउट होके आई 25 सेंटीमीटर। तब इस केस में अगर आप थर्मल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे आउटर सरफेस में, तब उस केस में जो हीट ट्रांसफर रेट होगा वो तो बढ़ जाएगा और जो हीट लॉस की वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। देखिए दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, फॉर आउटर रेडियस ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू देन इंक्रीजिंग इन इंसुलेशन थिकनेस विल कॉज डिक्रीज इन हीट ट्रांसफर रेट। तो दूसरे वैल्यू में बोला गया कि अगर आपके सिलेंडर की वैल्यू R2 जो कि एक आउटर रेडियस है, इस R2 की वैल्यू अगर क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा है, और क्रिटिकल वैल्यू आपने फाइंड आउट करी K/S से, तब उस केस में अगर आप थर्मल रेजिस्टेंस इंक्रीमेंट करेंगे आउटर सरफेस पर, तब हीट ट्रांसफर रेट डिक्रीज हो जाएगा। यानी ये पहले केस का जस्ट उल्टा है। यानी पहले केस में अगर R2 की वैल्यू RCR से कम है तब तो आप थर्मल रेजिस्टेंस को यूज कीजिए, और अगर हीट ट्रांसफर रेट बढ़ाना है, और अगर R2 की वैल्यू RCR से ज्यादा है तब उस केस में आप इंसुलेशन मटेरियल का यूज नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आप यूज करेंगे तब होगा क्या कि रेजिस्टेंस ऑफ कन्वेक्शन तो कम हो जाएगा ना, और कंडक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो अल्टीमेटली आपकी हीट ट्रांसफर रेट कम हो जाएगी और हीट लॉस बढ़ जाएगा। तो समझा आपने। एक इसमें वैल्यू और आती है जिसको बोला जाता है क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन आपने देखा। अब क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन यानी आपने वो वैल्यू की कितनी थिकनेस आप उसको दें, तब उसको रिप्रेजेंट किया हमने TCR इक्वल टू RCR माइनस R0, और ये R0 की वैल्यू है आउटर रेडियस ऑफ सिलेंडर, और ये क्रिटिकल थिकनेस है। यहां से जो भी वैल्यू निकल कर आएगी वही आपकी क्रिटिकल रेडियस ऑफ थिकनेस होगी। देखा आपने कितना आसान था। तो जान लेते हैं सबसे पहले आपने क्या किया, टोटल रेजिस्टेंस निकाला। टोटल रेजिस्टेंस किसका, इंसुलेशन की वजह से जो भी रेजिस्टेंस आया
उसको बोला ln CR by ln R1 अपॉन 2 पाई KL प्लस 1 अपॉन H 2 पाई RCR L। दूसरा R कन्वेक्शन का लिख दिया। इस टोटल रेजिस्टेंस को आपने जीरो के इक्वेट करके डिफरेंशिएट कर दिया और वहां से RCR की वैल्यू फाइंड आउट करी जो कि होती है K/H। K होता है थर्मल रेजिस्टेंस इंसुलेशन की थर्मल कंडक्टिविटी और H होता है आउटर सरफेस पे जो भी फ्लूइड है उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। एयर हो सकती है, वाटर हो सकती है। तो सिलेंडर का केस ऐसा था। देखिए सॉलिड स्फीयर का केस, जैसा कि हमने देखा सिलेंडर के केस में यहां पर भी आप हीट ट्रांसफर रेट लिख सकते हैं। सो हीट ट्रांसफर रेट सॉलिड के केस में क्या हो जाएगी, देखिए इनसाइड का टेम्परेचर अगर मैंने मान लिया T1 और T1 इज ग्रेटर देन T इनफाइनाइट, तब उस केस में T1 माइनस T इनफाइनाइट हो जाएगा और टोटल रेजिस्टेंस कैसा होगा, R इंसुलेशन प्लस R कन्वेक्शन। रेजिस्टेंस स्फीयर के केस में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर आप देख लीजिए। और स्फीयर के केस में थर्मल रेजिस्टेंस होता है RCR माइनस R1। RCR मैंने आउटर रेडियस को बोल रखा है वरना वहां R2 होता है, यानी कि आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस डिवाइड 4 पाई RCR R1 के इंसुलेशन। ये फॉर्मूला होता है स्फीयर के थर्मल रेजिस्टेंस का प्लस 1 अपॉन H और एरिया जो स्फीयर के केस में होगा कन्वेक्शन में 4 पाई स्क्वायर RCR का। ये होगा टोटल हीट ट्रांसफर रेजिस्टेंस इन स्फीयर केस। तो बस आपको सिलेंडर की तरह इसका भी डिफरेंशिएट करना है और इक्वेट करना है जीरो के, तब जो वैल्यू निकल कर आएगी RCR की वो होगी 2K/H। 2K/H यानी कि स्फीयर के केस में क्या हुई, डबल हो गई सिलेंडर से और जो वैल्यू सिलेंडर में थी वो थी K/H। चलिए आपको मैं एक अच्छा तरीका बताता हूं। अक्सर एग्जाम में गेट हो, एकेडमिक्स हो, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं थर्मल रेडियस ऑफ इंसुलेशन से रिलेटेड। तो आप कैसे याद रखेंगे कि इसकी वैल्यू K/H होती है कि H/K होती है, बहुत बार आपको ये कंफ्यूज भी कर देता है। तो आपको क्या करना है, यूनिट सेटिस्फाई करना है। देखिए K की यूनिट क्या होती है, वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस और H की यूनिट क्या होती है, वॉट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेल्सियस। वॉट से वॉट कैंसिल, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कैंसिल और 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, मीटर, जो कि है रेडियस की यूनिट। तो आपको याद रखना इतना मुश्किल नहीं होगा अगर आपको यूनिट याद है। तो आप कभी एग्जाम में भूल भी गए कि K/H था कि H/K था, तब आप अपनी यूनिट को सेटिस्फाई कीजिए। आपकी यूनिट अगर मीटर आ रही है तो वही आपकी वैल्यू होगी। H/K करेंगे तो 1/m आ जाएगा, यानी आपको पता चल जाएगा कि आप फॉर्मूला रिवर्स लगा रहे हो, तो आपको गलती आपकी पता चल जाएगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आएगा। चलिए जानते हैं कुछ की पॉइंट्स जो कि है रेडियस ऑफ इंसुलेशन से रिलेटेड। तो देखिए इफ रेडियस ऑफ आउटसाइड, अगर आप इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं तब इस केस में क्या होता है, आर कन्वेक्शन कम हो जाता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कंडक्शन का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस कम हो रहा है। तब उस केस में आप ऑप्टिमम वैल्यू को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखा रहा हूं।
जो कि होता है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का ग्राफ। यहाँ मैंने एक ग्राफ बनाकर दिखाया है, इसमें 3 कर्व हैं, इन तीनों कर्व को एक एक करके समझते हैं। तो आपने देखा कि जब आप आउटर रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं तो आर ऑफ कन्वेक्शन यानी रेजिस्टेंस ऑफ कन्वेक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि जो कम होता हुआ कर्व है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेजिस्टेंस ऑफ कन्वेक्शन को। और कन्वेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए r की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस ऑफ कन्वेक्शन उतना ही कम होगा। चलिए, r ऑफ कंडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्शन। तो स्पेयर के केस में हो रहा है डायरेक्टली और सिलेंडर के केस में हो रहा है ln/r। सिलेंडर के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्शन ln/r के, इसलिए वो बढ़ता जाता है। इन दोनों वैल्यूज के इंटरसेक्शन पॉइंट पर हमको वैल्यू मिलती है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन की। और इस क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन के कॉरेस्पॉन्डली हम आर टोटल को कंसीडर करके चलते हैं कि हमको आर टोटल की वैल्यू चाहिए कितनी। अगर आपका इकोनॉमिक फैक्टर प्रॉब्लम नहीं कर रहा है तब आप आरसीआर पर डिपेंड हो सकते हैं। आप उस हिसाब से कंसीडर करिए कि आपको पैसे ज्यादा भी ना खर्च करने पड़े और आपकी हीट ट्रांसफर लॉस भी कम हो जाए, उस हिसाब से इन सभी का कैलकुलेशन किया जाता है। आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट है, आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उन डाउट्स को दूर करने की। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपसे बोलूंगा उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और हैंड रिटन नोट्स को कलेक्ट कीजिए। वहां हर लेक्चर के बाद हैंड रिटन नोट्स सर्कुलेट कर दिए जाते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। थैंक यू सो मच दोस्तों।